गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अंदर में हम लोगों ने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड कैसे डिवाइड करेंगे। ये चार तरीके हमने देखे थे। चार जो तरीके थे है ना, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत में आते थे वो चार ऑपरेशन। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ हमको देखना है, एडिशन का प्रॉपर्टीज़ और आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, है ना, ये सब करते हैं। चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का क्या प्रॉपर्टीज़ है पहले इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है वो देखते हैं, है ना। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत, इफ Z1 and Z2, if Z1 and Z2 are any two complex numbers, ठीक है, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देन Z1 plus Z2 is also a complex number। मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या, अगर अंडर एडिशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। मतलब क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोला जाता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी हमारा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी को आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है 2, इसको बोलते हैं क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है ये देखिएगा, इफ Z1 एंड Z2 are any two complex number, है ना, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देन कॉम्यूटेटिव लॉ ये बोलता है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू होता है क्या, Z2 प्लस Z1। ठीक है, ये कॉम्यूट कर जाता है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, या तो आप Z1 प्लस Z2 निकालिए या Z2 प्लस Z1 निकालिए, ये वैल्यू जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। ये वैल्यू आपस में इक्वल होता है। कोई भी एग्जांपल लेकर के, काउंटर एग्जांपल लेकर के आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक Z1 ले लीजिए, एक Z2 ले लीजिए और Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करिए और Z2 प्लस Z1 फाइंड आउट करिए। आप देखिएगा कि Z1 प्लस Z2 की वैल्यू Z2 प्लस Z1 के इक्वल आएगा। तो आपको ये याद रखना फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। मतलब क्या, जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करिएगा तो आपका रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। दूसरा क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है
फील्ड वो जो है वो कॉम्यूट कर जाता है अंडर एडिशन। मतलब क्या, Z1 प्लस Z2 को जब आप ऐड करिएगा तो वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। तो कभी कभी जब हम लोग को कुछ प्रूफ करना रहेगा तो वहाँ पे कुछ आएगा Z1 प्लस Z2, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कभी अपने अनुसार अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ा तो उसको Z2 प्लस Z1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना। Z1 प्लस Z2 को Z2 प्लस Z1 भी लिख सकते हैं, बगल में लिख देंगे बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी अभी हम लोग पढ़ें, क्लोजर और कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नोट करिए इसको, है ना, फिर देखते हैं हम लोग। देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट जो है वो हमारा थर्ड होगा, और थर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड जो होगा वो होगा क्या, एसोसिएटिव लॉ। अब देख लीजिएगा आप लोग, है ना, थर्ड ये वाला होगा या 3 होगा। एसोसिएटिव लॉ थर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में हमेशा 3 नंबर्स, अगर आप नंबर के बारे में पढ़ के आए होंगे तो आप क्लास 10th में ये सब नियम पढ़ के आए होंगे ना, एसोसिएटिव लॉ। तो वहाँ पे हमें 3 नंबर से ज़रूरत होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, है ना। लेट Z1, Z2 एंड Z3 बी 3 कॉम्प्लेक्स, है ना, नंबर्स। ठीक है, तो देन एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये आपको 3 ऐड करना है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं कि हमेशा 3 नंबरों को ऐड करते हैं। 3 नंबरों को ऐड करने से पहले आप 2 को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ये फर्स्ट 2 को पहले ऐड कर दें। ठीक है, फर्स्ट 2 को पहले ऐड कर दें और जो रिज़ल्ट आया उसको Z3 के साथ ऐड करें, या फिर ये रिज़ल्ट आपका इक्वल हो जाता है किसके बराबर, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मतलब क्या, लास्ट के 2 को जोड़ के भी आप फर्स्ट के साथ जोड़ सकते हैं। दोनों साइड से रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अगर आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है, Z2 है, Z3 है, तो एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि Z1 प्लस Z2 का सम निकालने के बाद आप Z3 निकालिए, या फिर आप लास्ट के 2 को निकाल करके फर्स्ट के साथ जोड़िए। रिजल्ट दोनों तरीके से बराबर ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। क्लियर है ना। तो हम लोगों ने अभी तक 3 प्रॉपर्टी देखा। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो दोनों को ऐड करने पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सेकंड बोलता है क्या, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होगा। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 Z3, तो देन Z1 प्लस Z2 को आप ऐड करके Z3 के साथ ऐड करिए, या Z1 को रहने दीजिए, पहले 2 लास्ट के 2 को जोड़ लीजिए और ये फर्स्ट के। रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो आप अपने अनुसार ये कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 दे दिए, एक Z2 दे दिए और एक Z3 दे दिए। अब आपको निकालने में बोला गया है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो आप कभी कभी इन लास्ट को जोड़ करके इसके साथ भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एसोसिएट करता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इन दोनों को निकाल के आप इसके साथ ऐड करिए, या इन दोनों को ऐड करके इसके साथ ऐड करिए, रिजल्ट ऑलवेज सेम। ठीक है, ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ जो होगा, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, इसको समझना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी क्या होता है, इसको समझना है कि आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। तो देखिए आइडेंटिटी क्या है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं 7, यहाँ पे लिखते हैं 8, ठीक है, ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस, और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं 5 7 8, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे इंटू। ठीक है, अब आप देखिए आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप इस नंबर में क्या ऐड करें। अगर आप प्लस के साथ है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, अगर आप प्लस के साथ हैं
तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको बोलता है कि आप इन नंबरों में क्या ऐड कर दें। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसका, रियल नंबर का, ठीक है। तो इन नंबरों में क्या ऐड कर दें। आइडेंटिटी एडिशन में भी होता है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। तो एडिशन में 5 में क्या ऐड कर दें कि फिर से 5 आ जाए, 5 में क्या ऐड कर दें कि फिर से 5 आ जाए। तो लोगों का सवाल होता है, आंसर होता है 0, 5 + 0 0, 7 + 0 7, 8 + 0 8। क्लियर है। तो रियल नंबर में 0 जो होता है वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एडिशन के रिस्पेक्ट में 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करिएगा तो आएगा 0 ही। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 0 को आइडेंटिटी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि आप आइडेंटिटी वही है कि आप उसमें कोई भी ऑपरेशन उस नंबर के साथ करिए फिर से रिजल्ट 5 ही आना चाहिए, वही आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो 5 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर दे कि फिर से 5 आ जाए। अगर आप 0 बोल दीजिएगा तो 5 को 0 से गुना करने पे 0 आता है, 5 नहीं आता है। तो आप सोचिए अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें तो 5 बन जा क्या 5, 7 बन जा 7, 8 बन जा 8। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रियल नंबर में आइडेंटिटी 1 है, जबकि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 है। क्लियर है ना। तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी क्या है, इस चीज को समझिएगा। तो आप सोचिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या ऐड कर दें कि फिर से वही आ जाए, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या ऐड कर दें कि फिर से हमारा वही आ जाए। तो आप सोचिए क्या ऐड किया जाएगा, ठीक है। In set of complex numbers, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में z = 0, दैट इज z = 0। अब सर 0 आइडेंटिटी कैसे, ये तो रियल पार्ट इमेजिनरी कुछ पता ही नहीं चल रहा। 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, याद रखिएगा। 0 को 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में z = 0 + 0 आयोटा या z = 0 जो है यही आइडेंटिटी एलिमेंट है। आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहे, आप बोलेगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो 0 + 0 आयोटा हमेशा याद रखना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसमें 0 + 0 आयोटा अगर जोड़िएगा तो फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 0 क्या z + 0 है ना, z1 + 0 = 0 + z1, क्या हमेशा रिजल्ट z1 ही आएगा? z1 ही आएगा ना। आप 0 को ऐड करिए, 0 मतलब 0 + 0 आयोटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो z1 के साथ या 0 ऐड करिए z1 बाद में रख करके, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? z1 ही आएगा। एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप देख लीजिए। एक हम z1 ले लेते हैं 5 + 7 आयोटा और z = ले लेते हैं 0 + 0 आयोटा। अगर ये आइडेंटिटी है तो z1 + z क्या होगा 5 + 7 आयोटा प्लस 0 + 0 आयोटा। जब ये ऐड होगा तो एडिशन बताए थे रियल के साथ ऐड, इमेजिनरी के साथ, तो 5 + 0 होता है 5 और 7 + 0 होगा 7। तो फिर से रिजल्ट वही आ रहा, z1 ही आया ना। तो क्या देखें z1 + z फिर से क्या आ गया z1। तो हम ये कह पा रहे हैं कि आपके पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में z = 0 + 0 आयोटा या z = सिर्फ 0 बोलिए, यही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा कोई भी नहीं होता है, दूसरा कोई भी नहीं होता है। इसको आप समझ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर के कलेक्शन में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में जो है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, ठीक है, कौन है? तो 0 + 0 आयोटा जो है वो आपका आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है।
क्योंकि 0 + 0 आयोटा जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड किया जाएगा तो रिजल्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग 4 पढ़े हैं ना, 5 नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इनवर्स का एग्जिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। प्लस के रिस्पेक्ट में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये चीज़ है ज़रा इंपॉर्टेंट, आपके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या, जैसे कि ये 5 है, अब 5 में क्या जोड़ दें कि ये 0 आ जाए। ठीक है, 5 में क्या जोड़ दें कि ये हो जाए 0। किसी भी नंबर का इनवर्स यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना, एडिशन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना, मतलब उसमें क्या जोड़ें कि वो पूरा पूरी ख़त्म हो जाए और 0 बन जाए। तो आपको पता है कि -5 जब ऐड करिएगा सर तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, ये 5 से 5 कट गया और आ गया 0। 100 का इन्वर्स क्या, प्लस के रिस्पेक्ट में -100। 2000 का इन्वर्स क्या, प्लस के रिस्पेक्ट में -2000। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होगा प्लस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होगा, इस बात को समझिएगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स चाहिए, क्वेश्चन किताब में दिया गया है कि कोई बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको वो सोचना है कि इसमें क्या जोड़ दे कि ये बेचारा 0 बन जाए। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज क्या, -z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब कोई भी नंबर हो आपको उसका अपोजिट साइन जब आप ऐड करिएगा तभी तो वो 0 होगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज -z। डैट इज कैसे, तो z में जब आप -z ऐड करिएगा या फिर -z को पहले लिख करके भी आप z में ऐड कर सकते, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है तो हमेशा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, है ना, 0 ही आएगा ना। एडिटिव इनवर्स वो चीज़ होता है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड करिए और ऐड करने के बाद अगर रिजल्ट आपको 0 मिल गया, अगर रिजल्ट आपको 0 मिल गया तो हम बोलेंगे कि वो उसका इनवर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ Cn का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा। भाई साहब आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, उम्मीद है इधर आपको दिख रहा होगा, z इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा इज इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि इसमें क्या जोड़ दें कि ये चीज़ आपका 0 हो जाए। तो हमेशा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, सिर्फ उसके आगे माइनस लगा दो, क्या इज। ठीक है, इसको z1 बोल देते हैं, है ना, माइनस, और क्वेश्चन क्या था 7 + 3 आयोटा ना, तो माइनस लगा दो। डैट इज
क्या हो जाएगा Z1 की वैल्यू, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो -7 -3 आयोटा। अब इन दोनों को जोड़ के देख लो तुम, 0 हो रहा कि नहीं, तो 7 + 3 आयोटा, -7 -3 आयोटा, ब्रैकेट हटेगा बच्चों, 7 + 3 आयोटा -7 -3 आयोटा, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 0। तो बात को ये याद रखिएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है, क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, उसके आगे सिर्फ माइनस लगा दे, ब्रैकेट हटेगा, ये हो जाएगा माइनस में दोनों, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स निकालना ये सब बच्चों का खेल है, ठीक है। अगर आपको एडिटिव इन्वर्स पूछा उसके आगे आप माइनस लगाइए, है ना, ये हो गया। तो अभी यहाँ तक हम लोग 5 प्रॉपर्टी पढ़े हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के का विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी पढ़े, पहला क्लोजर, दूसरा कॉम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और पांचवा क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो वो -z कर दिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि क्या ये एडिटिव इन्वर्स है या नहीं है, ठीक है। इज, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, Z1 = 4 + 3 आयोटा इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z = -3 आयोटा। -3 आयोटा का एडिटिव इन्वर्स है क्या Z1 4 + 3 आयोटा। तो अगर है तो इन दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए रिजल्ट। अगर ये एडिटिव इन्वर्स है तो इन दोनों को ऐड करने पे रिजल्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए ऐड कर देते हैं। इफ Z1 इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z, अगर ये Z1 एडिटिव इन्वर्स है Z का, तो Z1 + Z की वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, 0। तो देख लेते हैं Z1 की वैल्यू कितना है, 4 + 3 आयोटा, और Z की वैल्यू कितना है बच्चों, -3 आयोटा = 0। ब्रैकेट हटेगा तो 4 + 3 आयोटा -3 आयोटा, ये 3 से 3 कट गया, 4 में से 3 गया तो क्या आ रहा है, 1। क्या ये सही है ना। दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। जब सही नहीं है तो हिंस का मतलब होता है अतः, ठीक है। हिंस है ना, Z1 इज नॉट एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z, ठीक है। ये हमारा हो गया। अगर जोड़ने पे 0 आ जाता, 0 = 0 आ जाता तो कह देते कि एडिटिव इन्वर्स है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे दे सकता है, क्लियर है। एक और देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। क्या है, अंडर वेरिएबल में क्वेश्चन क्रिएट करता है, देखिएगा। इफ Z = 7 + x आयोटा इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z = y + 3 आयोटा, देन फाइंड x एंड y, ठीक है। x और y की वैल्यू बताना है आपको, क्या होगा। आप तो ऐसे भी देख के बता सकते हैं इसमें क्या जोड़ा, इन दोनों को जोड़ करके ये एडिटिव इन्वर्स है ना। ये Z1 जो है वो Z का एडिटिव इन्वर्स है। अगर Z1 Z का एडिटिव इन्वर्स है तो आपको x और y की वैल्यू बताना है, तो निकाल देंगे x और y। आपको सोचना है कि Z1 और Z को जोड़ के 0 लाना है, मतलब 0 लाना है, मतलब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे y है। रियल तो हमेशा रियल के साथ ऐड होता है, तो ये 7 और ये y, तो 7 और y को जब आप ऐड करिएगा तो कैसे 0 आएगा, तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए, -7। जब ये -7 होगा और ये +7 होगा तो जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू तो पता चल रहा -7। यहाँ पे देखिए
ये x आयोटा और यहाँ पे 3 आयोटा। अब इन दोनों को जोड़ के 0 लाना, मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ पे -3 रख देंगे तो -3 आयोटा और +3 आयोटा मिलके 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन जाना है, सिंस Z1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z इज Z, तो देयरफॉर Z1 प्लस Z को ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Z1 की वैल्यू क्या है, 7 प्लस x आयोटा और Z की वैल्यू कितना है, y प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो 7 प्लस x आयोटा ब्रैकेट हट जाएगा, y प्लस 3 आयोटा। अब बताए थे बच्चों रियल के साथ ऐड होता है, तो 7 किसके साथ ऐड हो जाएगा, y के साथ, और xi प्लस 3i इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 7 प्लस y और ये क्या हो गया i कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो इसको क्या लिख देंगे, 0 प्लस 0 आयोटा। अब इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट का मतलब तुलना करना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो बताए थे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होगा तो उनका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल प्लस इमेजिनरी, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये दोनों के बीच में इक्वल टू लगा है, मतलब रियल पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, रियल के इक्वल हो जाएगा। तो रियल ये है और ये रियल, और इमेजिनरी ये और ये इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, हमें मिलेगा। इक्वेटिंग मतलब तुलना करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो हम क्या पाते हैं देखिएगा, 7 प्लस वाई, इधर रियल 7 प्लस वाई, इधर रियल 0, तो देयरफॉर 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब बचपन में आप पढ़े हैं, ठीक है, इक्वेशन में इधर से इधर लाते हैं क्या, दोनों साइड -7 का एडिशन करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगा -7, और क्या x प्लस 3 की वैल्यू भी, इमेजिनरी पार्ट i के आगे 0, इधर i के आगे इधर क्या x प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गया, -3। ठीक है, ये हमारा हो गया। ऐसे तो हम देख के ही बता दे रहे थे कि y की वैल्यू -7 होगा और x की वैल्यू -3, बट ये आपका प्रोसीजर रहा इसको सॉल्व करने का। नोट करिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम लोग देख लिए, है ना। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग एडिशन में देखे हैं उसको फिर से मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला था हम लोग एडिशन में देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं क्या, फर्स्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। फर्स्ट में यहाँ देखेंगे क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट। पिछले बार एडिशन में हम लोग देख रहे थे ऐड, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या बोलेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर is also a कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। मान लेते हैं लेट Z1 बिलोंग्स टू C, C का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बताए थे, C का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बताए थे। Z1 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, Z1 जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। एंड Z2 भी बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। देन तब क्या, Z1 इंटू Z2 मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलता है कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू C, मतलब Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में है, मतलब Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 इंटू Z2 मतलब दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ऐसा हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देख भी चुके थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो रिजल्ट तब भी a प्लस आयोटा b के ही फॉर्म में था। क्लियर है? और ना भी आए तो प्लस 0 आयोटा हम लोग लगा सकते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्लोजर के बाद सी से दूसरा प्रॉपर्टी होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि लेट मान लेते हैं Z1 एंड Z2 बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लिए क्या कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि Z1 इंटू Z2 निकालिए या Z2 इंटू Z1 निकालिए, दोनों केस में रिजल्ट हमेशा इक्वल आएगा। Z1 इंटू Z2 या Z2 इंटू Z1 दोनों केस में रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। यही है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 होता है, ठीक है। तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन बोल दे कि Z1 दिया है, Z2 दिया है, फाइंड करिए Z1 Z2 एंड Z2 Z1, तो अगर आप Z1 इंटू Z2 निकाल लिए तो Z2 इंटू Z1 भी वही हो जाएगा, ठीक है। और कभी हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज़ भी करते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में और प्लस के रिस्पेक्ट में भी ये क्लोज्ड होता है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब मिलेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन होगा, चाहे आप जोड़िए, चाहे आप मल्टीप्लाई करिए, चाहे आप घटाइए, चाहे आप डिवाइड करिए, ठीक है। ये हम लोग देख भी चुके हैं बाय एग्जांपल, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 जो होगा वो होगा एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव में हमेशा हमें 3 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो 4 एनी 3 कॉम्प्लेक्स, 4 एनी 3 कॉम्प्लेक्स, है ना, नंबर्स, है ना, ये भी नंबर्स ही लिखा है, ठीक है। फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z1 Z2 एंड Z3। फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, क्या क्या है? Z1 है, दूसरा Z2 है, तीसरा Z3 है। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का रूल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज। तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ये बोलता है कि पहले दो को प्रोडक्ट करिए और लास्ट वाले के साथ उसको प्रोडक्ट करिए, उसका रिजल्ट बराबर ही होता है किसके? Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के, ठीक है। फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3, Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट किसके? Z1 इंटू Z2 को प्रोडक्ट करके Z3 से करिए प्रोडक्ट, या फिर लास्ट के दो को Z2 Z3 को गुना करके Z1 के साथ करिए, रिजल्ट बदलता नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट भी होता है, ठीक है, क्लोज भी होता है और कॉम्यूट भी करता है प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। अब जो नेक्स्ट है वो है क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं 4 नंबर, है ना। 4 नंबर जो हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इस बात को समझिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे, आइडेंटिटी का मतलब फिर से वही आ जाए। जैसे पिछले बार एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोग देख रहे थे कि जब जीरो ऐड करते थे तो फिर से वही लौट के आता था। तो मल्टीप्लाई क्या कर दें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखिए z बराबर 4 + 7 आयोटा है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कि फिर से यही आ जाए, तो 1 + 0 आयोटा। 1 + 0 आयोटा जब आप ऐड करिएगा तो 4 को 1 से गुना करिए 4 को 0 आयोटा से गुना करिए 0, 7 आयोटा को 1 से करिए तो 7 आयोटा, और 7 आयोटा को 0 से करिए 0, तो मतलब 4 + 7 आयोटा आया ना। तो आपको हमेशा याद रखना है मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा। और बताए थे आइडेंटिटी या तो 1 होता है या तो 0 होता है, तो प्लस के रिस्पेक्ट में 0 और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में 1। अब 1 तो हुआ और लास्ट में इसको कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए 0 आयोटा ऐड कर दिए इस पर, है ना। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव। द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 1 + 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन C का मतलब क्या, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 + 0 आयोटा जो है ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमेशा याद रखिएगा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 + 0 आयोटा, और एडिशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 0 + 0 आयोटा। C का मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बताए थे। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये इम्पॉर्टेंट है ना, देखिएगा। एक बार इस प्रॉपर्टी को देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से, है ना। कभी भी क्वेश्चन बनाने के दौरान कभी अगर ऐसा कुछ प्रूफ बोलता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है प्रूफ करने, वहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। z1 × z2 को कभी z2 × z1 लिख देंगे बाय यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ, इस तरीके से अभी भी बताएं, है ना। 5 जो है वो देखिएगा बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एकदम आसान सा है। ये क्वेश्चन भी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी किताब में रखा हुआ है, ठीक है, कि आप फाइंड करिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहे है एक बुक में। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है ना। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड z इज नॉट 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, और z नॉन जीरो है ना। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो रहेगा तो फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, पहले देख लीजिएगा वो जीरो नहीं है, मतलब 0 + 0 आयोटा नहीं है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज 1/z। क्या होता है, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z, 1/z।
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 5 + 7 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ दिया, आंसर होगा 1/5 + 7 आयोटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = 3 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ दिया, इसका आंसर होगा 1/2 + 3 आयोटा। बस उसको 1/, करके लिख दो, 1/, करके लिख दो, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको 1/, क्या लिख दो, z लिख दो, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z, और 1/z मतलब आयोटा नीचे, मतलब उसको रेशनलाइज कर देना, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल हम पूछते हैं, है ना, फाइंड mi, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे लिखा है, आप लिख लीजिएगा, आपको लिखना है तो। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Cn का मतलब होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, वो भी लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = 7 + 2 आयोटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन होगा ना। mi का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z = 7 + 2 आयोटा इज क्या, 1/z, तो 1/z का मतलब क्या, 1/7 + 2 आयोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आई नीचे नहीं रहता तो थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका कर दो, परमीकरण रेशनलाइजेशन कर रहे थे तो 7 + 2 आयोटा बोले थे, आई के आगे का साइन चेंज कर देना, तो 7 - 2 आयोटा, और यहाँ भी 7 - 2 आयोटा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा 1 से तो 7 - 2 आयोटा हो गया, और ये हो गया a + b, a - b, तो 7 का स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 - 2 आयोटा, 7 का स्क्वायर होता 49 - 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 - 2 आयोटा 49, और आयोटा स्क्वायर हो जाता -1, तो ये हो जाता है +4, तो 7 - 2 आयोटा ये हो जाता है 53, इसको दोनों में डिवाइड लगाइए, तो 7/53 - 2/53 आयोटा, ये हो जाएगा आंसर, सिंपल था, है ना। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए, 1/, करिए, उसको रेशनलाइज करिए, परमीकरण करिए, a + b, a - b जगाइए, 1 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, है ना। अब थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, थोड़ा सा हम लोग उसको देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो उम्मीद है यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज़ जो है मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, यही दो आपको पढ़ना था, ये हमारा कंप्लीट होता है ना। अब नेक्स्ट जो है देखेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको बोलते हैं बंटन का नियम। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये देखिएगा, 4any 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1, z2 एंड z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, z1 ले लिए, z2 ले लिए एंड z3 ले लिए। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, z1 प्रोडक्ट है z2 + z3 का, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ब्रैकेट हटता है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई। अब बोलेगा ये क्यों सिखा रहे सर, ऐसा तो हम जानते हैं। भाई साहब आप जानते थे रियल नंबर पे, रियल नंबर में ये होता है, क्या कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा होता है? हाँ, कॉम्प्लेक्स में भी वैसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया, z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करिए और z1 को z3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। z1 को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है, z1 + z2 यहाँ लिखा रहता है और z3 यहाँ पे लिखा रहता है प्रोडक्ट में, तो ये इधर भी दोनों से गुना होगा लेफ्ट साइड से, तो ये हो जाएगा z1 z3 + z2 z3। इसका मतलब ये भी है कि कभी ऐसा रहा तो हम z1 कॉमन भी कर सकते हैं, z3 कॉमन भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ से हम कॉमन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, और इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, LDL RDL। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक पढ़ पाए। ठीक है, एक टॉपिक आपका और बच रहा है, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलास लिखाना है
है ना, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। जैसे ही हम लोग फार्मूला लिख लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 9 होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज जो होगा फर्स्ट को, कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। धीरे धीरे उसको बनाएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो थ्योरी था वो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ थ्योरी जो है वो 2-4 फार्मूला है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास बुक होना चाहिए केसी सिन्हा का, है ना, उस बुक से हम लोग उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आपसे अभी बन चुका होगा, है ना, देखेंगे। फिर भी जो नहीं भी बना होगा, जो विद्यार्थी का बन गया होगा, वीडियो है ना, ऑफलाइन क्लासेस है नहीं जो आपको मजबूरन बैठना, आप स्किप कर सकते हैं। और जिनसे नहीं बना वो देखेंगे, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, है ना। सारी थ्योरी को अच्छे से लिखिए, PDF आपके पास पहुँच ही गया है सारा, ठीक है। उसको देखिए और जो जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझिए। वीडियो को नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।